दक्षिण अफ्रीका में है। तो अब गांधी जी इन्हीं के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको बता दें दो तीन बात। एक, देखो ये भारत है और भारत के बाद ये सऊदी अरब है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये अफ्रीका है, यही नीचे दक्षिण अफ्रीका है, ये भारत। दक्षिण अफ्रीका जो देख रहे हो और भारत, इन दोनों में एक खासियत की बात समझ। खासियत यह है कि यहाँ भी अंग्रेज ने ही अधिकार किया था और यहाँ भी अंग्रेजों ने ही अधिकार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज अधिकार किए थे। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट था कि अंग्रेज जिन जिन जगहों पर अधिकार किए थे वो कोशिश करते थे एक जगह के लोगों को, मजदूरों को, एक खास एग्रीमेंट से, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, खास एग्रीमेंट करके वे दूसरे जगह ले जाते थे। तो भारत से भी कई बंधुआ मजदूरों को, मतलब बंधुआ मजदूर का मतलब है कि उनको, जो बहुत गरीब है, उन्हें खास राशि दी जाती थी और उनके साथ एक एग्रीमेंट होता था कि 5 साल के लिए या 8 साल के लिए तुम चलो, हम अपने दूसरे क्षेत्र में तुम्हें लेके चलते हैं, वहां पे 5 साल तक तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम करना हो। इसको बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर कहते थे। 8 साल बाद तुम अगर वहीं रहना चाहोगे तो तुमको रहने के लिए जमीन, सुविधा, ये सब हम उपलब्ध भी कराएंगे। तो कई मजदूर इसमें एग्रीमेंट करके जाते थे और इसके कारण कई भारतीय लोगों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में काफी ज्यादा हो गया। रीजन क्या है ये समझ गए, क्योंकि दोनों जगह अंग्रेजों का ही अधिकार। अंग्रेज एग्रीमेंट के तौर पर अब लेबर लेके जा रहे हैं, वही लेबर फिर अगर वापस आ रहा है तो शान शौकत बढ़ा हुआ है, तो अगल बगल के भी कई व्यक्ति उसमें उत्साहित हैं, फिर जा रहे हैं। और इसी क्रम में कई बिजनेसमैन भी यहाँ से यहाँ सफर कर रहे थे, जिसमें एक दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला को अब यहाँ थोड़ा सा नियम दूसरा, यहाँ नियम गोरे और काले के बीच में, भारतीय लोग उतने ब्लैक नहीं थे, भारतीय लोग शामिल थे, लेकिन अफ्रीका महादेश में जो यहाँ के मूल निवासी है एकदम ब्लैक और अंग्रेज एकदम व्हाइट। तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो गोरे लोग हैं वे लोग अपने आप को एकदम रिजर्व रखते थे कि कालों लोग से अलग। इवन यहाँ तक कि कोई कॉलोनी बनाते थे तो उस कॉलोनी में एकदम स्पष्ट होता था कि गोरों की कॉलोनी है तो काले व्यक्ति को पैसा भी है तो वो जमीन नहीं खरीद सकते इनकी कॉलोनी। तो अब स्पेशल रहने के जो मोहल्ला है वो भी गोरों का अलग, कालों का अलग। जैसे भारत में रेलवे लाइन चला, दक्षिण अफ्रीका में भी रेलवे लाइन बिछाया गया, रेलगाड़ी चलाए गए और इस रेलगाड़ी में स्पेशल नियम किया गया जो फर्स्ट क्लास बोगी हो, वो फर्स्ट क्लास बोगी में सिर्फ गोरे लोग ही चल सकते हैं। काले लोग के पास पैसा भी है तो इस बोगी का टिकट वे नहीं ले सकते, ले भी लिए है तो उनको थर्ड क्लास बोगी में चलना होगा, फर्स्ट क्लास में केवल गोरों के लिए रिजर्व। आज भी वहां चुके मोहल्ला बस गया, गोरों काला काला काला, तो मोहल्ला तो टूटता नहीं, तो आज भी वहां है, लेकिन अब कम गया, उस समय काफी ज्यादा था। तो अब जरा देखिए बातों को खूब बढ़िया से समझिए। गांधी जी को दादा अब्दुल्ला ने 1 साल का एग्रीमेंट किया, 1 साल का एग्रीमेंट किया कि 1 ईयर आप हमारे केस को दक्षिण अफ्रीका में आके लड़िए। और गांधी जी 1 साल के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। गुजरात से पानी वाले जहाज से, आपने अभी देखा कि भारत और अफ्रीका के बीच सीधा है, पानी वाले जहाज से अफ्रीका पहुंच गए। और पानी वाले जहाज से अफ्रीका पहुंचने के बाद, दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद दादा अब्दुल्ला उनको एक टिकट बुक किए हुए थे, फर्स्ट क्लास बोगी। तो गांधी जी लंदन पढ़े हुए हैं, अमीर घर के हैं, वकालत के केस लड़ने आ रहे हैं, 1 साल के एग्रीमेंट पर हैं, अच्छा खासा पैकेज पे आए और इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका का मेन जगह जिसका नाम है डरबन, डरबन से गांधी जी फर्स्ट क्लास बोगी में अपना जो है टिकट उनका बुक था और उसी बोगी में वो बैठ गए, प्रिटोरिया की यात्रा की। देखिए डरबन से प्रिटोरिया, आज भी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में महात्मा गांधी का स्टेशन पर ही बहुत बढ़िया वहां मूर्ति लगाया गया है, आज भी दक्षिण अफ्रीका में मूर्ति। तो 1 साल के लिए गांधी जी सोच रहे हैं कि 93 में आए हैं, 94 में तो हमें चला ही जाना है, 1 साल के लिए हमें दादा अब्दुल्ला का केस लड़ना है। डरबन में और फर्स्ट क्लास बोगी का टिकट है, लंदन भी रहे हैं तो फर्स्ट क्लास बोगी में ही चले हैं, तो उसी फर्स्ट क्लास बोगी में डरबन से प्रिटोरिया यात्रा पर पहुंचे। जब वो और अपना ठंड के दिन थे, ठंड के दिन के कारण अपना जिस बोगी में बैठे थे, फर्स्ट क्लास बोगी में कुछ अलग से बेड आते हैं, तकिया आते हैं, कंबल आते हैं, गांधी जी के पास भी अटेंडेंट था, इनके पास भी उसी तरह से सब अपना लाया। गांधी जी उसको धन्यवाद दिए कि थैंक्स, हम अपना लेके चले। गांधी जी अपना बिछाए, अपना बेड बिछा करके और उसी अपना बोगी पे, अपना फर्स्ट क्लास बोगी में लेटे हुए, कंबल वगैरह ओढ़े हुए, शाम का समय है, रात्रि हो चुका है। और रात्रि में ही इसमें डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे हैं तो रात्रि की कंडीशन में ही, और ठंड का दिन है, किसी बोगी की बात नहीं, फर्स्ट क्लास बोगी का मतलब कंपार्टमेंट सबका अलग अलग है, मतलब फर्स्ट क्लास का मतलब एक घेराबंदी है जिसमें एक व्यक्ति ही यहाँ पे रहेंगे, एक व्यक्ति यहाँ ऊपर की ओर नहीं रहे, बाकी जो सेकंड क्लास है उसमें ज्यादा, थर्ड क्लास का मतलब जनरल जब बैठ करके काफी भीड़ के साथ आ जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ठंड के दिनों में जब वो यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यात्रा, सब चीज सही चल रहा है, लेकिन उसी बीच एक स्टेशन आता है, पीटरमारिट्जबर्ग। पीटरमारिट्जबर्ग एक स्टेशन है और एक्चुअल एक पीटरमारिट्जबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, जो नटाल एक प्रांत है, राज्य है, और इस नटाल राज्य की राजधानी थी। इस नटाल राज्य की राजधानी है पीटरमारिट्जबर्ग। नटाल इसलिए नाम ले रहे हैं, नटाल में इंडियन लोग बहुत संख्या में रहते। और यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी तो अच्छा से सफर कर ही रहे थे, प्रिटोरिया भी पहुंचना था, उनको लक्ष्य नहीं था पहुंचना, यहाँ से अभी भी काफी दूरी पर, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी समय गांधी जी को अंग्रेज एक उस बोगी में देखा कि ब्लैक मैन इस बोगी में बैठ गया और इसीलिए वो अंग्रेज अपने साथ जीटी और अधिकारी को लेके आया और गांधी जी से कहा कि आप इस बोगी में कैसे। गांधी जी ने बड़ा प्रेम से अपना टिकट दिखाया, देखो फर्स्ट क्लास बोगी का मेरे पास टिकट है, इसलिए हम इस बोगी में। उस व्यक्ति ने गांधी के टिकट को फाड़ दिया और कहा कि अगले स्टेशन पे जब जैसे ही ट्रेन रुकेगी तुम्हें उतर जाना है, इस बोगी में तुम नहीं चल सकते, टिकट रहने के बाद भी नहीं चल सकते, तुम थर्ड क्लास बोगी में बैठो, ये गोरे लोगों का कंपार्टमेंट है, इसमें ब्लैक आदमी नहीं बैठ सकते। और यहीं पे महात्मा गांधी अपने जीवन का पहली बार 1893 में ही सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनय के साथ, अवज्ञा बात नहीं मानना, विनय के साथ अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना, ये गांधी जी सविनय अवज्ञा पहली बार 1893 में उसी ट्रेन में की। गांधी जी ने साफ उन लोगों से कहा कि देखो मेरे पास टिकट है और हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरेंगे, हाँ अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे उतार के फेंक दो, तुम फेंक दो, हम फेंका जाए ठीक है, लेकिन अपने से नहीं उतरेंगे। और सोचिए कि अपने से नहीं उतरेंगे, ये बात बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास लीगल राइट्स है इस बोगी में चले।
जब गांधी जी ऐसा किए तो इसी पीटर म्युनिसिपल स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, और इस कंडीशन में गांधी जी तो उतर नहीं रहे थे, तो सारे गोरे लोगों ने गांधी जी का सब सामान फेंक दिया, गांधी को भी स्टेशन पर ही फेंक दिया। इसी स्टेशन पर रात में फेंक दिया, 11-12 बज रहे थे रात में, ठंड के दिन थे, इनके बेड वगैरह इधर उधर फेंक दिए। और अब तो गांधी जी 93 में 1 साल के लिए बेचारे आए हैं, इनके पास 2 ही मौके थे, अब डर से इंडिया वापस चले जाए या 1 साल किसी तरह बिता ले, बातों को एडजस्ट करें। अभी 1893 की ही बात चल रही। अब इसी समय अब सोचो कि यहाँ पे अब गांधी जी अपना किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखते हैं कि रात भर ठंड में मैं किकुड़ा रहा, कड़ाके की ठंड थी और ठंड में मैं हिम्मत संजोग रहा था, और अंदर ही अंदर एक घटना ने मुझे इतना मजबूत कर दिया था कि हम तो दक्षिण अफ्रीका 1 साल के लिए आए थे, 1 साल ही रहते, लेकिन इस जब हमको बोगी से उतार के फेंक दिया तो अब हम एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि हम अब दक्षिण अफ्रीका से इतना जल्दी नहीं जाएंगे, हम यहाँ के नियम को ठीक करेंगे, हम सभी व्यक्ति को ठीक करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमको उस स्टेशन पर अंदर से और दृढ़ इच्छा शक्ति उस कड़ाके की ठंड में चल रही, अंग्रेजों ने तो हमें फेंक दिया था, लेकिन हम वहां पे नीचे उतर के सोच रहे हैं कि अब हम तुरंत जाने वाले नहीं है। गाड़ी चलते नहीं फेंका, पीजेसी स्टेशन पर उतरा, हमने बताया कि नेपाल की राजधानी बड़ा स्टेशन था, और इसमें अंग्रेज लोग बोल रहा है कि तुम उतर जाओ, गांधी जी कहे कि हम उतरेंगे नहीं, तुम्हें फेंकना है हमें फेंक दो, सब लोग पार्किंग को फेंक दिया, सामान इधर उधर हो गया, रात भर कड़ाके की ठंड में है, और उस ठंड में इन्होंने कहा कि हमारे पास इतना आत्मविश्वास जगा है कि अब हम दक्षिण अफ्रीका 1 साल में नहीं छोड़े, हम यहाँ और रहेंगे, हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा हो। और ये सब सोच के कहते हैं कि मेरी इच्छा शक्ति काफी दृढ़ हो। और फिर आपको जाके आश्चर्य होगा, सुबह दूसरी ट्रेन थी, क्योंकि इनको तो पेट्रोल जाना था, सुबह जब दूसरी ट्रेन थी तो गांधी जी फिर यही पीटर म्युनिसिपल स्टेशन पर गए और स्टेशन मास्टर से कहे कि देखिए हमें फर्स्ट क्लास मूवी का आप टिकट दीजिए, मैं पैसा देता हूँ। लेकिन स्टेशन मास्टर ने साफ कहा कि देखो हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, हम गोरे नहीं हैं, लेकिन हम आपको टिकट भी दे देंगे, लेकिन अगर अंदर उस बोगी में टीटी या गार्ड आपको चेक करेगा और आपको कहेगा कि आपको अगले स्टेशन पे 3rd क्लास बोगी में बैठ जाना है, तो आप उसी बोगी में चले जाइएगा, हमें बदनाम नहीं कीजिएगा, हम आपको टिकट देंगे। और सोचो गांधी जी फिर से 1st क्लास बोगी का टिकट दी। अगली ट्रेन जब आई तो गांधी जी फिर उसी स्टेशन पर 1st क्लास बोगी में चढ़ के प्रिटोरियो के लिए फिर रवाना हो। जैसे ही ट्रेन कुछ कदम चली फिर वही हाल हो, गार्ड जो टीटी जिसको कहते हैं वो चेक करने आए, इनको जैसे ही देखा कहा ब्लैक मैन इस बोगी में 3rd क्लास बोगी जाओ। गांधी जी कहते हैं अपनी किताब में कि मेरे सौभाग्य से उस 1st क्लास कंपार्टमेंट में बोगी में जो जिस बोगी में हम थे उसमें सिर्फ एक अंग्रेज था और मेरे सामने ही किसी पर था। और जब हमें जो है गार्ड जो टीटी कर सकते हैं वो हमें जब कहा कि 3rd क्लास बोगी में जाओ, क्यों? क्योंकि सामने जो बैठे साहब है गोरे साहब, इनको तुम्हारे से परेशानी है। महात्मा गांधी ने इस गोरे साहब से पूछा कि आपको कोई दिक्कत? गोरे साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जा सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो अकेले था उस बोगी में। और गोरे साहब ने कहा कि मुझे जब कोई दिक्कत नहीं है, तो टीटी गार्ड ने यही कहा कि जब तुम साहेब को कुली के साथ ही जाना पसंद है तो मुझे क्या परेशानी है, जाओ तुम साथ। और यह कहकर गांधी जी दोबारा ठिकाने से बच गए और गांधी जी अपने पुस्तक में लिखे कि आखिर हम फिर 1st क्लास बोगी में बैठे डरबन से यहाँ और फिर यहाँ से प्रिटोरिया पहुंचे। प्रिटोरियो में भी जब पहुंच गए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे तो हम अपना भारतीय ड्रेस में थे, पूरा मुरेठा बांधे हुए थे। जब जज हमें पहली बार देखा कि एकदम पूरा मुरेठा बांधे हुए हैं, वकील ऐसा मुरेठा बांधे, जज ने आदेश दिया कि आप मुरेठा हटाइए। गांधी जी कहे कि मेरा कल्चर अपने देश का है, हम इसे कभी हटा नहीं सकते। बाद में फिर जज कल्चर मानते हुए फिर उसको अधिकार दिया कि कोई बात नहीं, मुरेठा लपेट के छोड़ो। गांधी जी अब केस लड़ना शुरू कर लिए। और देखो 1893 से अब गांधी जी 1 साल के लिए ही आए, सबसे ज्यादा भारतीय नटाल प्रांत में ही रह रहे थे, और इसीलिए भारतीयों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो गांधी जी अब 1894 में सोच रहे हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। नटाल में जो हमारे भारतीय है, नटाल राज्य का नाम, तो नटाल में जो मेरे भारतीय हैं, हम उन भारतीयों के अंदर एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न करेंगे, उन सभी को एक करेंगे, और उन सभी को एक करने के बाद हम इसमें पूरा वर्क करेंगे। अभी बच्चे पूछ रहे केस जीते कि नहीं, अभी गांधी जी कई बार वकील बन के गए हैं कि खुद बेचारे कई बार जेल जाए। अभी कहानी का पसंद सुनते चलिए, गांधी जी कई बार जेल जाए। और 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस एक पार्टी की स्थापना की। देखो नेटाल इंडियन कांग्रेस जो देख रहे हो, ये पार्टी नेटाल राज्य का नाम, और यहाँ पे इंडियन कांग्रेस आपसे पूछा जाएगा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 में। इसके सचिव महात्मा गांधी, पहला सचिव महात्मा गांधी है। गांधी नहीं, भारतीय लोग जो नेटाल में रह रहे हैं उनके अंदर राजनीतिक एकता कायम करने के लिए एक उन्होंने संस्था बनाया। अब सब चीज सही चल रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक चीज बहुत ज्यादा है, वह है रंगभेद। गोरों और कालों के लिए रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा था। कांग्रेस में संगठन होता है, कांग्रेस मतलब और कोई पार्टी नहीं है, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बना तो भारत राष्ट्र का संगठन। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी उसी तरह नेटाल में भारतीयों का संगठन। तो अब इसमें जरा ध्यान दें, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो है रंगभेद की समस्या, गोरे और काले के बीच सबसे ज्यादा भेदभाव। इसी बीच कुछ ऐसे कानून बने जिस कानून से भारतीयों को बहुत ज्यादा समस्याएं हुई, और यही कानून गांधी को और एनर्जी देने का काम किया कि हम यही रहेंगे, इस कानून को हम ठीक करेंगे। और इसी कानून में 1906 में एक ऐसा कानून दक्षिण अफ्रीका में आया जिसका नाम था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, ये भारतीय मूल के लोगों को पंजीकृत होना होगा। पंजीकृत मतलब जस्ट लाइक समझ सकते हो नागरिकता कार्ड। देखिए कितना कड़ा कानून आया है, उसको सुनिए तब आपको लगेगा कि बड़ा भयंकर कानून। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एक कानून आया, जो इंडियन दक्षिण अफ्रीका में रहते हो वो भारतीयों को एक अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जितने महिला है, जितने बच्चे हैं, जो भी पुरुष हैं, हर लोग एक रजिस्ट्रेशन कराओगे, यहाँ किस लिए आए हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा, पंजीकृत कार्ड, जिसको नागरिकता कार्ड कह सकते हैं। और यह कार्ड तुम्हें हर समय पैकेट में रखना होगा, कभी भी वहां के पुलिस तुमसे एक कार्ड मांग सकती है। अगर यह कार्ड तुम नहीं जमा करोगे, नहीं दिखाओगे, तो तुमको जेल भेज देगी। और सोचो कैसा कानून है। अब कानून है कि तुमको हर समय पैकेट में ड्राइविंग लाइसेंस जैसा दक्षिण अफ्रीका का एक पंजीकरण कार्ड रखना होगा। अगर पंजीकरण कार्ड नहीं रखोगे तो तुमको पुलिस जेल भेज देगी। अब गांधी जी जब सुने कि ऐसा कानून है तो गांधी जी काफी लोगों के साथ जुटे। और देखो एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे आ रहा है, शब्दों पर ध्यान देना।
इसके पहले एक शब्द का प्रयोग हो रहा था जिसका नाम था निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और इसी के जगह 1906 में गांधी जी ने एक नए शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। ये देखो क्या है, इसको बहुत गंभीरता से समझना, बहुत टेक्निकल वर्ड है, बहुत टेक्निकल वर्ड है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझा है। देखो प्रारंभ में एक थ्योरी आई और वह थ्योरी क्या था कि यदि शत्रु हमसे बहुत मजबूत है तो हम उसका डायरेक्ट विरोध नहीं करें, हम उसका निष्क्रिय प्रतिरोध करें। मतलब अगर हमारे शासन के हम विरोध हमको करना है तो हम शासन के विरोध में क्या कर सकते हैं? हमको ईटा पत्थर चलाने लगेंगे तो पकड़ के जेल भेज देगा, हमको जो अच्छा से बाहर करना था वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है कि डायरेक्ट हम पहचान में नहीं आए, लेकिन हम अंदर ही अंदर छल कपट, सरकार विरोधी कार्य, ये सब अंदर ही अंदर हम करते रहेंगे जिससे सरकार परेशान हो। हम डायरेक्ट पहचान में भी ना आए और सरकार पश्चात अंदर अंदर विरोध का प्लान करना, अंदर अंदर विरोध का प्लान करना, जिसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। 1918 में इंग्लैंड की महिलाओं ने भी अपना मताधिकार के लिए यही काम किया, निष्क्रिय प्रतिरोध की। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब हम पहचान में भी नहीं आए, लेकिन अंदर अंदर हमको जहां मौका मिलेगा हम आपका काम खराब करेंगे, हम इसमें छल कपट सब चीज का सहारा लेंगे और आपका काम खराब करेंगे। गांधी जी के जाने से पहले यही निष्क्रिय प्रतिरोध फेमस था दक्षिण अफ्रीका में। जो भी भारतीय हम कहेंगे हम लोग सामने क्या करेंगे, अंदर अंदर हम लोग को जो करना है कर सकते हैं। पहली बार 1906 में गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का नाम है सत्याग्रह। ये क्या है उसको बढ़िया से सुनना। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अंदर अंदर छल कपट रखना ये किसी तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता। हम एक ऐसा काम करेंगे सत्य के लिए आग्रह, हम एकदम स्वच्छ मन जो सच्चाई है उसको हम अपना सामने रखें, जिसके लिए करेंगे उसके लिए कोई बैर की भावना नहीं रखें। ऐसा नहीं हम रखेंगे कि अंग्रेज मिल जाएगा तो मारने लगेंगे, हमको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया सरकार ऐसे, हम अंदर में कोई बैर की भावना नहीं रखेंगे, अंदर से कुछ छल कपट नहीं रखेंगे। और सबसे बड़ी बात गांधी ने कहा कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरोध में हम सरकार को परेशान करते हैं, लेकिन सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि हम स्वयं को ही कष्ट देंगे, हम अपने को इतना कष्ट देंगे जिससे सामने वाले के हृदय परिवर्तन और उसे लगे कि बेकार इसको हम ऐसा कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, उसे गलती का एहसास कराना हो। और जो सत्याग्रही व्यक्ति होगा वो निडर होगा, एकदम ये सोच लेगा कि हम मर भी जाएंगे तब भी अपनी बात से नहीं बदलेंगे। ये सत्याग्रह का मतलब एकदम पूरा निडर और अपनी बात पर अड़िग, इसमें किसी तरह से कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बैर ये सब अंदर में नहीं रखना। देखो दोनों बातों में बहुत स्पष्ट अंतर है। मैं इसमें बहुत ज्यादा अंदर आप ज्यादा समझ पाओगे, लेकिन अभी आपकी बात समझ गए होंगे कि पहले जो शब्द चल रहा था निष्क्रिय प्रतिरोध, उसको गांधी ने एक नए शब्द में बदला, हुआ था सत्याग्रह। और सत्याग्रह में यही अब देखो उपवास है, स्वयं को कष्ट देना है, कोई बैर भावना नहीं रखना है, उससे बढ़िया से बात भी करना है, उसको एहसास दिलाना है कि आप गलत हैं, हम कोई छल कपट आपसे नहीं कर रहे हैं और उसको अपनी बात को वापस दिलवाना है। ये 1906 में गांधी ने ऐसा किया। परंतु आपको जान के कहा सच होगा कि जब गांधी सत्याग्रह का प्रयोग किए, लोगों को एक साथ जोड़े, तो गांधी को इसमें जेल हो, गांधी को जेल हो। उसके पहले गांधी ने एक काम और किया था 1905, एक बढ़िया पॉइंट है। इन्होंने काफी लोगों को एक साथ रहने के लिए एक आश्रम बनाया था ताकि भारतीय एक साथ हमारे साथ रह सके। एक और हम लोग 6 के पहले 2 घटना देख लें, एक 1903 की घटना इंपॉर्टेंट है और एक 1905 की घटना इंपॉर्टेंट है। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही एक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। एक समाचार पत्र, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बताओ दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला। इंडियन ओपिनियन, वेरी गुड, बहुत ही सही। 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र निकाला और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ध्यान रखना है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में निकाला। भारतीय का क्या ओपिनियन है। इसके बाद 1904 में गांधी जी ने भारतीयों से सहयोग लेकर एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया कि उस आश्रम में कोई भारतीय आओ, अगर रहने का दिक्कत है तो रहो, खाने का भी समस्या है तो यहाँ फ्री भोजन होगा, सभी भारतीयों से चंदा होगा, कलेक्शन होगा और सब यहाँ पे निःशुल्क रह सकते। और बिल्कुल आपका सही जवाब है, गांधी जी का यह पहला आश्रम भी है और इस आश्रम का नाम है फीनिक्स आश्रम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा महात्मा गांधी का पहला आश्रम था, तो अगर भारत शब्द नहीं लगाया है तो फीनिक्स आश्रम उनका पहला आश्रम। फीनिक्स आश्रम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीयों के चंदा से ही उन्होंने आश्रम बनाया और इसी आश्रम में रहने वाले लोग बाकी भारतीय लोगों से उन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया। 6 में गांधी जी जेल चले, जेल गए गांधी जी। अभी इतना जल्दी सुनने वाला नहीं है, इसने अपना एक पंजीकरण का नियम कानून रखा। कई जेल जाने का मेन कारण क्या हुआ? कारण रहा कि गांधी जी ने बाकी लोगों को कहा कि जो तुम्हारे पास कार्ड है वो सबको जलाओ, और पूरी भीड़ में ही इन्होंने सब कार्ड को जलाना शुरू कर दिया। और वो कार्ड जब जलाना शुरू कर दिए तब वहां के लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अन्याय गलत किया है, गांधी जी को जेल भेजा। उस समय समाचार पत्र निकालना कितना कठिन होगा उसको अनुमान लगाइए। उस समय साक्षरता दर बहुत कम थी, समाचार पत्र निकालना तो कभी भी सरल हो सकता है, पाठक उसके मुश्किल से मिलेंगे। उस समय 100 में 2% 3% व्यक्ति ही पढ़े लिखे, तो 100 में 2 व्यक्ति ही समाचार पत्र पढ़ेंगे। उस समय कोई आपका अलग से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एडवर्टाइजमेंट आपको मिले। समाचार पत्र घाटे की सौदा, फिर भी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए देशभक्ति के विरोध में खुद का पैसा लगा के, चंदे का पैसा लगा करके और समाचार पत्र निकालते थे। तो डेली नहीं जाता था, मासिक समाचार पत्र होते थे, पाक्षिक होते थे, 15 दिन पर महीने में, ऐसे करके मैं जीता था। और यहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया, तो पहला सत्याग्रह सही आंसर 1906, बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1906 दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह है। किसके लिए? तो ये पंजीकरण कार्ड के विरोध। धीरे धीरे अंग्रेज जो वहां दक्षिण अफ्रीका में थे वो फिर अपना समझे कि नहीं गलत हमने किया, तो गांधी जी को फिर वहां पे जमानत पर छोड़ दिया गया और फिर ये पंजीकरण का कानून हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। भारतीयों में गांधी के प्रति एक अच्छी श्रद्धा दक्षिण अफ्रीका में आई कि देखिए इन्होंने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया फायदा हमको मिल गया। फिर एक
सबसे बड़ी बात हुई वो सुनिए। भारतीयों के पास दो समस्याएं आ रही थी। एक जो बंधुआ मजदूर जा रहे थे, अंग्रेज जी को लेके जा रहे थे, एग्रीमेंट था कि 5 साल बाद तुमको वहां रहने का व्यवस्था किया जाए। तो हजारों मजदूर ऐसे हो गए थे जिनका 5 साल पूरा हो गया और उनके साथ क्या होगा, तो वहां के लोग कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा भारतीयों की भीड़ ना लगे, नहीं तो फिर हम लोग बुरे लोग कम हो जाएंगे और उन लोग बढ़ जाए। तो उन लोगों ने अलग से 2 पाउंड का वार्षिक एक टैक्स लगाया और ये सब जो टैक्सेशन लगाया, कोशिश यही थी कि फिर से डर से लोग भाग गए कि टैक्स नहीं देना पड़ा। इसी समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1912 में इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले, ये देखो गांधी जी की राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले, आपको जान के आश्चर्य होगा भारत में जिस वर्ष गांधी जी आएंगे उसी वर्ष गोखले मर जाएंगे। गोखले की मृत्यु वही है, जनवरी में 9 जनवरी को गांधी जी भारत आते हैं और 19 फरवरी को गोखले की मृत्यु हो जाए। तो सिर्फ 1 महीना में राजनीतिक गुरु कैसे हो जाए? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कैसे क्या करना चाहिए, इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में दक्षिण अफ्रीका गए। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाकर वहां के जो मंत्री हैं उनके साथ इन्होंने चर्चा किया और उस चर्चा में गांधी जी को भी रखा। उन लोगों के द्वारा इन्हें एक आश्वासन मिला कि जो भारतीय को हम लोग लाए हैं हम उनको कोई अनुचित नहीं होने देंगे, कोई समस्या होने नहीं देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और तब आपको जान के गहरा असर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को 1912 में कहा कि देखो अब तुम जो सोच रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में अच्छा हो, अब यहाँ सब चीज अच्छा हो और इसीलिए अब आप भी भारत चलिए मेरे साथ, अब आप भी मेरे साथ भारत चलिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप जाइए, हम देख ले पहले, ऐसा ना हो कि लोग कोई छल कपट करे। और जब गोपाल कृष्ण गोखले भारत आ गए तो सचमुच 1913 में काफी ज्यादा समस्याएं आई, क्योंकि 1913 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है साउथ अफ्रीका। क्या समस्या आई वो सुनिए, देखो कितना बदमाशी किया सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया 1913 में। और सोच सकते हो कि सबसे बड़ी समस्या क्या आई, वहां का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि ईसाई विधि से जिसका विवाह नहीं हुआ है, ईसाई विधि से जिसका विवाह नहीं हुआ है वो सभी विवाह अवैध है। मतलब जो भी लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हो, अगर वो ईसाई विधि से विवाह किए हो तो उसका विवाह वैलिड है। अगर ईसाई विधि से तुम विवाह नहीं किए हो तो तुम्हारा विवाह अवैध है, और विवाह ही जब अवैध है तो तुम्हारी संतान भी अवैध है, और जब संतान ही अवैध है तो तुम्हारी संपत्ति पर संतान का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संतान अवैध संतान। और इस प्रकार तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम्हारा बेटा ही जब अवैध है तो यह संपत्ति सरकार की संपत्ति हो जाए। देखो कितना बड़ा चाल समझो, 1913 में बड़ा भयंकर कानून है और ये सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। वहां के जो उच्चतम न्यायालय है वो कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग ईसाई विधि से विवाह नहीं किए हैं, और कोई वहां हिंदू है तो क्यों ईसाई विधि से विवाह करेगा, कोई मुस्लिम है तो कोई क्यों ईसाई विधि से विवाह करेगा। और इसी कारण से यहां जब कानून बना कि नहीं अब ईसाई विधि से नहीं है तो उनके संतान अवैध हो जाए, और संतान ही अवैध है, मतलब जस्ट समझ सकते हो कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा अपमान। और इसी अपमान का जो है कारण जितने बंधुआ मजदूर लोग हैं, जितने लोग वहां पे हैं, पहली बार गांधी ने 1913 में एक बहुत बड़ा मार्च का आयोजन किया जिसको ग्रेट मार्च के नाम से जानते हैं। देखो दांडी मार्च जो तुम पढ़े हो, दांडी यात्रा, तुमसे क्वेश्चन डीप रेंज में जब आएगा तो पूछेगा जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में गांधी ने दांडी यात्रा किया, सेम उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ग्रेट मार्च किया। वो कब किया, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ग्रेट मार्च 1913 किया। 20,000 भारतीयों को जुटाए, 20,000। जितने भी भारतीय थे, कौन नहीं जुटेगा इतना एक खराब कानून के विरोध। और सभी भारतीय एक जगह होकर के जब वो ग्रेट मार्च किए तो गांधी जी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इससे सभी भारतीय में और उबाल आया, भारतीय और क्रोधित हो गए, तो गांधी को फिर छोड़ दिया गया, रिहा किया गया। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कानून में संशोधन किया कि ठीक है ईसाई जो है वो ईसाई विधि से नहीं करेगा तो उसके लिए वो अवैध है, हिंदू है तो हिंदू विधि से करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि से करेगा, और अपना ये कानून उसने वापस ले लिया। और इस प्रकार 1913-14 तक गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत बढ़िया काम किया। और आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, गांधी गए थे 1 साल रहने के लिए कि 1 साल दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे, 1 साल का ही एग्रीमेंट था, और यह गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे। गए थे 1 साल और रह गए 21 साल। 1893 से लेकर के 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रहे। तो सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1 साल के एग्रीमेंट पर गए और एक स्टेशन से क्या फेंके गए कि जिद हो गया कि अब हम इंडिया जाके क्या करेंगे, यही सब चीज सही करेंगे। और 21 बस अपना मेन जवानी दिए दक्षिण अफ्रीका। जवानी ही ना दे दिए, जो आदमी 1869 में जिसका जन्म है, तो इसमें तुम घटा लोगे तो ये 9, 4, 13, 24 वर्ष की अवस्था में गए और 21 साल रहे हैं। तो अब तो गांधी जी भारत आ रहे हैं तो समझ सकते हो कि बुजुर्ग बन के आए, जवानी दक्षिण अफ्रीका को दिए। और तो ये 45 साल की अवस्था में अब गांधी जी भारत आ गए हैं। वो भी 45-46 साल में आ गए। कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध होगी। जनरली अब विश्व युद्ध में कई देश हिस्सा लेते हैं तो उसी समय होता है कि चलिए जो अपना जिस देश के हैं चले जाए। और गांधी ने भी कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका में सरकार के द्वारा जो खराब कानून थे हमने बहुत कुछ सही कर दिया। बिल्कुल पहली बार गांधी जी, आपको एक बात बताते हैं, शुरुआत में 1 साल के एग्रीमेंट में गए थे तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं गए थे, अकेले ही गए थे। गांधी जी 93 में जो गए अकेले गए थे, पत्नी नहीं गए थे। देखे ना स्टेशन पर फेंके गए, पत्नी रहती तो बेचारी भी फेंका जाता, तो अभी अकेले। लेकिन अब गांधी जी बीच में आते जाते भी रहते थे। 21 साल मत समझना कि दक्षिण अफ्रीका में बीच में 1-2 बार आए भी हैं। फिर इस आश्रम जब बना रहे थे तो इस आश्रम के लिए उनको धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो इस पैसे के लिए वो यहाँ गुजरात आते थे, लोगों से कलेक्शन करते थे, चंदा करके फिर चले जाते कि भाई दक्षिण अफ्रीका हम वहाँ पे बहुत बढ़िया आप लोग के लिए आश्रम बना रहे हैं, कभी आइए, आप बड़े आदमी हैं कुछ दान दीजिए, ऐसा करके वो अपना गए। तो दूसरी तीसरी बार जब गए हैं तो पत्नी को भी लेते गए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिनिश आश्रम बनाने समय भी आए हैं, 1-2 बार और आए हैं, लेकिन अब कोई व्यक्ति कहीं रहे और गया और आया तो उसको हम जोड़ते नहीं है, लगातार एक मान के चलते हैं कि 21 वर्ष वो वहां रहे। और इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अब 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हो। अब गांधी ये सोच के आ रहे हैं कि अब हम भारत की सेवा करें, अब दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे।
और इसीलिए 9 जनवरी को महात्मा गांधी परमानेंट भारत आए हैं। तो आप जानते हो कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। वेरी गुड। तो 9 जनवरी को गांधी जी के आगमन के कारण इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस के 9 जनवरी हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। गांधी जी जब भारत आए और गांधी जी जिस समय भारत आए हैं, क्यों ये बाकी नेताओं से अलग है, कैसे ये विशेष है, इन सभी पर एक चर्चा जबरदस्त चलेगा अगले दिन। गांधी जी भारत में क्या किए हैं, 2 से 3 क्लास में इनकी पूरी चर्चा है। तो अगला दिन आपको पूरा गांधी जी भारत में जबरदस्त रूप से हम लोग सुने। आज का क्लास केवल हमने डिसाइड किया था कि गांधी जी को हम दक्षिण अफ्रीका में बढ़िया से उनको घुमाएंगे और दक्षिण अफ्रीका में इनको बढ़िया से पूरा ड्यूटी करेंगे। तो आज गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल क्लियर हो गया और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फेज आपका शुरू होगा कल का क्लास गांधी जी भारत। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। कल बड़ा इंटरेस्टेड क्लास हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग के ऑफलाइन सूचना भी सभी लोग को मिल चुका होगा। 6 तारीख से क्लास और मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग और बढ़िया ढंग से क्लास करेंगे। काफी डील भी हो गया